नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े वर्ष 2019-20 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्जाम बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक मेरठ में आपका स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रेमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंटर में देश के पहले पशु युद्ध स्मारक यानी कि वार मेमोरियल ऑफ एनिमल को बनाने का निर्णय लिया गया है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ कि देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो यह मेरठ में स्थापित किया जाएगा। यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और जम्मू कश्मीर में आतंक निरोधी गतिविधियों में सेना की मदद की थी। और इस युद्ध स्मारक में 350 से अधिक हैंडलर, 300 कुत्तों, घोड़ों और खच्चरों का नाम एवं उनकी संख्या अंकित की जाएगी। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है आपके कि देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह मेरठ में स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं आप, महाराजगंज जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह लुप्त प्राय गिद्ध आबादी के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो यह महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत फरेंदा तहसील, याद रखिए फरेंदा तहसील है, के भरी वैसी गाँव में यह स्थापित किया जाएगा। और यह गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा के पिंजौर में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा, जो कि देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। तो यदि पूछा जाएगा कि देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो यह आपका हरियाणा के पिंजौर में है। उसके बाद है अगस्त 2019 में महाराजगंज वन विभाग के मधवलिया रेंज में 100 से अधिक गिद्धों को देखा गया था। नेक्स्ट आपका स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना, तो यह जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 फरवरी 2020 को राज्य में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक इंटर्नशिप योजना की घोषणा की। इसके तहत 10वीं और 12वीं और स्नातक करने वाले युवाओं को अलग अलग तकनीकी संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जाएगा और 6 महीने 1 वर्ष की अवधि के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी। इंटर्नशिप करने वाले हर युवा को मानदेय के रूप में 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और इसमें 1500 रुपये केंद्र सरकार और 1000 रुपये जो है प्रदेश सरकार देगी। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद युवाओं के प्लेसमेंट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। इसके लिए HR सेल का भी गठन किया गया है। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किस देश की कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो यह स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में नोएडा में प्रस्तावित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहा जा रहा है, तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। यह देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट इसे कहा जा रहा है, का पहला चरण 2023 तक पूरा होने की संभावना है। और यह PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित इस एयरपोर्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG द्वारा किया जा रहा है। तो यह स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 3 अन्य कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए स्विट्जरलैंड की कंपनी ने बाजी मारी है। नेक्स्ट आपका PPP मोड पर इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर 30 मई 2019 को जारी किए गए थे, जो कि ज्यूरिख इंटरनेशनल की बोली सबसे अधिक यानी कि 400.97 या प्रति यात्री फीस पाई गई, जिसके बाद 29 नवंबर 2019 को उसको एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका मिल गया। प्रति यात्री फीस वह होती है जो कि एयरपोर्ट का रख रखाव करने वाली कंपनी यात्रियों से वसूलती है और सरकार के पास जमा कराती है। जेवर हवाई अड्डे का नाम जो है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा।
जो देश का सबसे बड़ा और देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है कि जेवर हवाई अड्डे का नाम क्या होगा, तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, जो कि देश का सबसे बड़ा और देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा। तो ये याद रखिएगा कि यह देश का सबसे बड़ा और देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा आपका जेवर हवाई अड्डा, जिसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। अगला है आपका लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली। तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत की गई है। पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पुलिस व्यवस्था के दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 13 जनवरी 2020 को राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। दोनों ही जिलों में 15 अधिनियमों जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, संबंधित कानून व्यवस्था सहित प्रशासनिक अधिकार पुलिस कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपसे जो है पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो 2 जिलों में शुरू की गई है, गौतम बुद्ध नगर जिले में और लखनऊ जिले में। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज सुजीत पांडे ये लखनऊ के पहले पुलिस आयुक्त होंगे, जबकि अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ परिक्षेत्र आलोक सिंह यह गौतम बुद्ध नगर के पहले पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद है लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर को महानगर क्षेत्र भी घोषित किया गया है। तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर को महानगर क्षेत्र भी आपका घोषित किया गया है। जटिल शहरी केंद्रित मुद्दों को हल करने के लिए कई राज्यों ने दोहरी प्रणाली को आयुक्त प्रणाली के साथ बदल दिया गया है। उसके बाद जो है इस प्रणाली के अंतर्गत किसी विशेष जिले में यानी कि सामान्यतः महानगरों में जो शक्तियां प्रशासनिक अधिकारियों के पास होती हैं, वह शक्तियां अब पुलिस कमिश्नर को दी जाती हैं। आयुक्त प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त जिला अधिकारी को रिपोर्ट नहीं करता है, बल्कि सीधे यह सरकार को रिपोर्ट करता है। उसके बाद अगला है आपका प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन की स्थापना जो है यह गोरखपुर में किया जा रहा है। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो यह गोरखपुर जिले में की जा रही है। गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पहले पीएसी महिला बटालियन भवन की आधारशिला 9 फरवरी 2020 को रखी। 397 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अनावासी भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। तो ये है जो आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रदेश का पहला महिला पीएसी बटालियन की स्थापना किस जिले में की जा रही है। तो यह गोरखपुर जिले में की जा रही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, अब घाघरा नदी का नाम जो है सरयू नदी कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 13 जनवरी 2020 को प्रदेश कैबिनेट की बैठक में घाघरा नदी का नाम बदल करके अब सरयू नदी करने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अब इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जो है गोंडा जिले के पस्का सूकर क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवलगंज बिहार तक के क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम बदलकर जो है सरयू नदी करने का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि अब घाघरा नदी का नाम बदल करके जो है अब क्या कर दिया गया है। तो इसे सरयू नदी कर दिया गया है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मिर्जापुर में प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के हालिया ब्लॉक स्थित गजरिया गांव में प्रदेश के पहले गौ अभ्यारण्य का शिलान्यास 29 जनवरी 2020 को किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो यह मिर्जापुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड एक साथ रामसर साइट घोषित किए गए हैं। तो ये भी जो है आपका पर्यावरण की दृष्टि से जो है आपका महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों को जो है वेटलैंड घोषित किया गया है। वेटलैंड यानी कि रामसर साइट घोषित किया गया है। रामपुर कन्वेंशन के गठन के करीब 5 दशक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश के 6 वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि एक साथ रामसर साइट की सूची में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 6 और वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने के लिए रामसर कन्वेंशन विचार कर रहा है। तो ये जगह जो है कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड सचिवालय ने उन्नाव के नवाबगंज पश्चिम बिहार को, उसके बाद गोंडा के पार्वती अरंगा वर्ल्ड सेंचुरी को, और मैनपुरी के समन पश्चिम बिहार, रायबरेली के समसपुर पश्चिम बिहार, हरदोई के सांडी पश्चिम बिहार एवं इटावा के सरसई नावर झील को
वेटलैंड के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये 6 है आपका उन्नाव के नवाबगंज पश्चिम बिहार को, गोंडा के पार्वती अरंगा वर्ड सेंचुरी को, और मैनपुरी के समन पश्चिम बिहार, रायबरेली के समसपुर पश्चिम बिहार, हरदोई के सांडी पश्चिम बिहार एवं इटावा के सरसई नावर झील को वेटलैंड के रूप में मंजूरी प्रदान करते हुए गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में इसे रामसर कन्वेंशन के महासचिव ने 19 फरवरी 2020 को रामसर साइट का दर्जा प्रदान करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला है आपका, वर्तमान में जो है भारत में कुल रामसर साइट कितने हो गए हैं? तो 37 जो है रामसर साइट हो गए हैं भारत में अब। उसके बाद आर्द्र भूमि क्या होता है? वेटलैंड। तो यह जो है आपका आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमि को जो है प्रभाषित करता है। तो ये जो है आपका आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है? ये हो गया। उसके बाद अगला है आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर जो है मिल सकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत जो है पूछा जा सकता है किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 अक्टूबर 2019 को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। इसके तहत हर गरीब बेटी को जन्म से स्नातक तक पढ़ाई करने पर अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बल देगी और इस योजना को लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जोड़ा गया है, जिससे उनका भविष्य संवरेगा। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कन्या सुमंगला योजना किस प्रदेश सरकार की योजना है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसमें 15,000 रुपये जो है बालिकाओं को दिया जाएगा। योजना के जो है महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हैं कि योजना के अंतर्गत 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को बालिकाओं को जन्म के समय 2,000 रुपये दिया जाएगा और 1 वर्ष का टीकाकरण पूर्ण करने पर 1,000 रुपये। कक्षा 1 में प्रवेश के समय 2,000 रुपये दिया जाएगा। कक्षा 6 में प्रवेश के समय 2,000 रुपये। कक्षा 9 में प्रवेश के समय 3,000 रुपये और 10वीं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या 2 वर्षीय या फिर अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर 5,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे। तो योजना के अंतर्गत जो है लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। परिवारों में अधिकतम 2 बेटियों को ही लाभ मिलेगा और योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जरूरी है। तो कुल जो है आप देख सकते हैं कई चरणों में करके इसे 15,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो है आपका देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए यानी कि कन्या सुमंगला योजना के लिए 12 अरब रुपए का बजट में जो है प्रस्ताव रखा है। उसके बाद अगला आपका बाल प्रगति सूचकांक 2019। तो 17 अक्टूबर 2019 को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल 71 जिलों की बाल प्रगति सूचकांक 2019 जारी किया गया है। सूचकांक में जहां गौतम बुद्ध नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है उच्च बाल प्रगति में, वहीं बलरामपुर को निम्नतम स्थान प्राप्त हुआ है। 7,191 स्थान मिला है आपका। प्रदेश के 71 जिले जो है 4 श्रेणियों में बटे हैं, जो कि इस प्रकार हैं: उच्च बाल प्रगति, उच्च मध्यम बाल प्रगति, निम्न मध्यम बाल प्रगति और निम्न बाल प्रगति। तो सबसे अधिक यानी कि इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर रहा है। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो बलरामपुर रहा है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। इसमें लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2018 के पुरस्कारों की घोषणा 20 सितंबर 2019 को की गई। इनमें संस्थान का सर्वोच्च 5 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार पटना बिहार की साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया। तो ये जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत भारती उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार है भारत भारती सम्मान। तो यह डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा किसे दिया गया है? तो डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया है उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ भारत भारती सम्मान डॉक्टर उषा किरण खान जो कि पटना की हैं, प्रशस्ति पत्र व गंगा की प्रतिमा के साथ 5 लाख रुपए इनको दिया गया है। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम मनोहर सहगल जो कि पटियाला के हैं दिया गया है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान श्री भगवान सिंह भागलपुर को दिया गया है। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया जो कि लखनऊ से हैं। और अवंती बाई साहित्य सम्मान डॉक्टर कमल कुमार को दिया गया है, दिल्ली से हैं।
हिंदी गौरव सम्मान ये डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर को दिया गया, जो कि वाराणसी से हैं। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन साहित्य सम्मान मणिपुर हिंदी परिषद को दिया गया है, इम्फाल। उसके बाद जो है यहाँ जो आपको इम्पॉर्टेंट है, केवल भारत भारती सम्मान याद रखना है, किसे दिया गया है, डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया है। कहाँ से हैं, तो ये पटना से हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं, लोक भूषण सम्मान डॉक्टर शांति जैन को दिया गया है। कलाभूषण सम्मान मनोज कुमार सिंह को दिया गया है। विद्याभूषण सम्मान जगमोहन सिंह राजपूत को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। कृषि निर्यात का उद्देश्य वर्ष 2024 तक 2524 मिलियन डॉलर यानी कि 17,991 करोड़ रुपए के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना इसका लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2024 तक। नीति के तहत क्लस्टर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। 5 वर्षों के अवधि के दौरान जो है 50 से लेकर 100 हेक्टेयर तक के फार्म क्लस्टर से हुए उत्पादन का कम से कम 30% निर्यात करने पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 40% की सब्सिडी पहले वर्ष में दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका जो है उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप देख सकते हैं कि 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में बने वह 3 विश्व रिकॉर्ड जिसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। कौन कौन सा है, तो पहला रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 300 ट्राई साइकिलों को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया। और दूसरा जो है रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 626 ट्राई साइकिलों को 1 घंटे में मुफ्त वितरित कर रिकॉर्ड बनाया गया। जबकि तीसरा विश्व रिकॉर्ड 13 मिनट में 420 व्हील चेयर्स को 3 पंक्तियों में तो ये 3 जो है आपका रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला जो है रिकॉर्ड वह हाथ से चलने वाली 300 ट्राई साइकिलों को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया। दूसरा रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 626 ट्राई साइकिलों को 1 घंटे में मुफ्त वितरित करके बनाया गया। और तीसरा जो है विश्व रिकॉर्ड वह 13 मिनट में 420 व्हील चेयर्स को 3 पंक्तियों में रखकर रिकॉर्ड बनाया गया। तो इसे भी जो है आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जो कि लंबाई है 296.07 किलोमीटर का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर के गुजरेगा, तो यह 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। कौन कौन से जिलों से, चित्रकूट से गुजरेगा, बांदा से, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे पहला 296.07 किलोमीटर है, कितने जिलों से होकर के गुजरेगा यह, तो कुल 7 जिलों से होकर के गुजरेगा। चित्रकूट से, बांदा से, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 19 फरवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। तो ये उत्तर प्रदेश के बजट का आकार जो है आपको याद रखना होगा 5,12,860.72 करोड़ रुपये। तो यह उत्तर प्रदेश के बजट का आकार रहा है। उसके बाद अगला आपका राज्य नियोजन विभाग के अंतर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा 20 फरवरी 2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, तो 5.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद अगला आपका 17 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रगतिशील कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रदेश का पहला रात्रि बाजार कहाँ पर 2 जून 2020 से कार्य करना प्रारंभ कर देगा, तो यह प्रयागराज इलाहाबाद में जो है कार्य करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन जो है यह वर्तमान में कैंसिल हो गया है। अगला आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची 63 फीट दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया, तो यह पड़ाव चंदौली में। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2020-21 में युवाओं के लिए किन 2 नई योजनाओं की घोषणा की गई है, महत्वपूर्ण है यह, तो यह युवा उद्यमिता विकास अभियान की और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन 2 योजनाओं की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2020-21 में किया गया है। कौन कौन सा, तो युवा उद्यमिता विकास अभियान, दूसरा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहाँ पर पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है, तो लखनऊ में।
नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश अर्थ एवं नियोजन विभाग की फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान है आपका, तो 4.4%। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए उत्तर प्रदेश की किन हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप देख सकते हैं पद्म विभूषण जो दिया गया है उत्तर प्रदेश के छन्नू लाल मिश्रा को दिया गया है कला के लिए, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय को चिकित्सा के लिए, संजीव बाग चंदानी को व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया पद्मश्री, डॉक्टर नरेंद्र नाथ खन्ना चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, योगेश प्रवीण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया, जीतू राय को खेल के क्षेत्र में दिया गया, मोहम्मद शरीफ को समाज सेवा के लिए दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा को कला के क्षेत्र में दिया गया और हरीश चंद्र वर्मा को विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। तो इसमें आपको जो है ये याद रखना है कि पद्म विभूषण छन्नू लाल मिश्रा को दिया गया है, बाकी सभी लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला है आपका अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की, तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। एग्जाम में जरूर जो है प्रश्न देखने को मिल सकता है कन्या सुमंगला योजना को लेकर, इसमें 15,000 रुपये बालिकाओं को दिया जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में पुनर्वास तक ट्रिपल तलाक के पीड़ितों के लिए कितने रुपए की वार्षिक सहयोग राशि देने की घोषणा की है, तो 6,000 रुपये। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जहां नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में योलो हेल्थ एटीएम शुरू किया गया है, तो लखनऊ में यह शुरू किया गया योलो हेल्थ एटीएम। अगला आपका सितंबर 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में बायोफ्यूल प्लांट तथा गैस बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया, तो यह गोरखपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला आपका 11 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई, तो मथुरा उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। अगला आपका 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया, तो यह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया। यह भी जो है इंपॉर्टेंट है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला आपका उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 6 अगस्त 2019 को रिहंद जलाशय पर कितनी क्षमता के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई है, तो 150 मेगावाट क्षमता की मंजूरी दी गई है। अगला आपका तो इसका एक फैक्ट है कि यह फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र देश में अपनी तरह का स्थापित किया गया पहला संयंत्र होगा। उसके बाद अगला है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 31 जुलाई 2019 तक किस अभियान का संचालन किया, तो दस्तक अभियान की शुरुआत महत्वपूर्ण है। आपका याद रखिएगा इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है, पूछा जा सकता है, तो दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। अगला आपका 13 जून 2019 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहाँ पर अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान के नाम से नए उद्यान की स्थापना हेतु प्रस्ताव पास हुआ है, तो यह आपका गोरखपुर में जो है बन रहा है अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान। अगला आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो प्रभात कुमार को यूपीपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला है आपका 26 जुलाई 2019 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2019 तक उत्तर प्रदेश किस केंद्रीय योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को बीमा कवर प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। अगला आपका 5 से 8 फरवरी 2020 के बीच लखनऊ में संपन्न 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 की थीम क्या थी, तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। तो आपसे जो है 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो है 5 से लेकर 8 फरवरी 2020 के बीच कहाँ पर डिफेंस एक्सपो प्रारंभ हुआ, तो लखनऊ में, और इसका थीम क्या था, तो भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र इसका थीम रहा 11वां डिफेंस एक्सपो।
अगला आपका 20 जुलाई 2019 को राम नाईक की जगह किसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है? तो आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2019 में किस देश की सरकारी यात्रा की? तो इन्होंने रूस की यात्रा की थी। अगला आपका 9 अगस्त 2019 को किसने प्रदेश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार संभाला है? तो अजय कुमार शुक्ला ने देश के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार इन्होंने संभाला है। तो दोस्तों जो है ये था आपका उत्तर प्रदेश से जुड़े वर्ष 2019-20 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।